हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि है राजनीतिक विचारधाराओं के। ठीक है, अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, देखिए अभी क्योंकि हमारा जल्दी में जो टारगेट है यूपीएसआई के बारे में ज़्यादातर है, ठीक है, जो हम अभी सिलेबस कवर करने जा रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन देखिए हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है, तो यूपीएसआई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आती हैं, ठीक है ना। वो बस क्या है कि कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा सा डीप में आते हैं, नहीं तो सीधा सीधा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है एक्चुअली ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं होगा, बस सीधा सीधा एक दो फैक्चुअल बातें उसमें से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ बातें हमारे साथ में ऐसी भी रहेंगी जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके नहीं जाएंगे, सीधे सीधे फैक्चुअल बातों को ही हम, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए कोई भी सब्जेक्ट है अगर उसकी फिर बेसिक नॉलेज आपको है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स है या फिर पॉलिटी है या फिर हिस्ट्री है, तो देखो 6 से लेकर 12 तक की जो उसकी एक बेसिक समरी है एनसीईआरटी की खासकर बोले तो, ठीक है, वो अगर आपको पता है, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो चीज़ें आगे की ड्राफ्ट करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, अभी यूपीएसआई में तो उतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसमें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि सिलेबस का जो एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन है, ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना है। देखिए जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो उनको कवर करना जरूरी होता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यानी हो सकता है कोई सीजीएल या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, साथ में यूपीएसआई भी बीच में देना चाहता हो, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपको जिसका करना है बेटर नॉलेज के लिए 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी है, ठीक है ना, उसको फ्रेंड्स पूरी तरह से कवर कर लेना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका बेसिक जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एंड उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप जेएस के पार्ट को कवर करते हैं, तो वहाँ पे आपको वाकई बेसिक नॉलेज सबसे ज़्यादा काम आती है, क्योंकि उसी का एडवांस वर्जन पूछा जाता है कहाँ पर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आप देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा हमारा चल रहा था टॉपिक, उसी के अकॉर्डिंगली सोर्सेज की बात कर रहे थे, यानी कि स्रोत। तो ये टॉपिक भी एकदम से खत्म नहीं होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें कवर करते रहना होता है, ठीक है। नीचे लिख लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सोर्सेज। अब से पहले हम इसमें दो तीन चीजें देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें, रशिया, रशिया का मतलब रूस, रूस हो itself, ठीक है। तो रशिया के अंदर अगर हम बात करें, इसमें है पहला मौलिक कर्तव्य, और पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बारे में अगर पूछा जाए कि कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, तो ये रशिया यानी कि रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। एक है इसमें आयरलैंड, तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, इसमें वेरी फर्स्ट है डीटीएस की, यानी कि इसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है प्रेसिडेंट चुनाव प्रक्रिया, तो ये भी हमने कहां से लिए, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया हुआ है उसको, ठीक है, कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट है वो उसका चयन होता है। आगे है राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, ठीक है।
तो राज्यसभा में किस तरह से व्यक्तियों का मनोनयन होता है या फिर उनकी नामांकन प्रणाली। तो ये भी हमने कहां से लिया हुआ है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, अब से पहले कुछ कंट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सारी दुनिया के जो संविधान है उन संविधान में सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी लिखित संविधान किसी भी कंट्री का नहीं है। तो हमने क्या किया हुआ है कि अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ इसमें स्रोत बना के उनसे कुछ ना कुछ हमने लिया हुआ, उधार के तौर पर लिया हुआ है। ठीक है, रशिया यानी कि रूस कहते हैं इसको। ठीक है, तो रूस के संविधान से क्या क्या हमने लिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य, इनको फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए हुए हैं, तो वो रूस यानी कि रशिया के संविधान से हमने लिए हुए हैं। और सबसे पहले आया था फंडामेंटल, ठीक है, राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, वो कहाँ से लिए हुए थे, वो थे यूएसए से लिए हुए थे। या फिर अगर हम दूसरी बात करें कि सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली हुई है, तो वो यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया हुआ है। तो क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड रहेगा वहाँ पे, यहाँ से जो आता है। ठीक है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली हुई है, रशिया यानी कि रूस के संविधान से ली हुई है। साथ साथ में दूसरा है इसमें पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना का सिंपल मतलब ये है, आगे आएगा टॉपिक ये भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी आगे के 5 सालों की प्लानिंग करते हैं कि कितना जो हमारी स्कीम है आगे की 5 साल का, हमें क्या प्लान है, किसके ऊपर हमें कितना पैसा खर्च करना है, हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कृषि पे हो सकता है कि इस बार हमारा पर्पस ये हो कि आगे 5 साल में हम लोग कृषि को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, या फिर इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, या फिर गरीबी हटाओ, इस तरह से सीक्वेंस में वो सब कुछ आएगा, इसकी पूरी डिटेल होती है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, वो भी हमने रशिया यानी कि रूस से लिया हुआ है। ठीक है, वैसे आयरलैंड, तो आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब इसका ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिए हुए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमने उदाहरण के तौर पे कौन से देश के संविधान से ले रखे हैं, तो हमने ले रखे हैं आयरलैंड के संविधान से, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रेसिडेंट का चुनाव प्रक्रिया, तो जो भारत का राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको हमने कहाँ से लिया हुआ है, वो आयरलैंड से ही लिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है फिर राज्यसभा के व्यक्ति का मनोनयन या फिर नामांकन प्रणाली। तो दो होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, ठीक है, व्यक्तियों का, उसका जो प्रक्रम है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से ही कॉपी किया हुआ है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान में पहले से ऐसा है, इसलिए हमने भी अपने संविधान में दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया था, देखिए सोर्सेज हैं या फिर आर्टिकल हैं। आर्टिकल का मतलब क्या, अनुच्छेद। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये सारी ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट्स कि आप एक ही दिन में इनको अगर आप करना चाहें कि आज ही में सब कुछ लर्न हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनको बीच बीच में आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये याद रहेंगे कौन से पार्ट में कौन सी चीजें हैं। जैसे पार्ट 3 पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में किसके बारे में रखा है, नागरिकता के बारे में रखा है। ठीक है, भाग 3 में तो उसके आगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इन सबको बार बार देखने से, या फिर उसकी उद्देशिका जिसको हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द यूज हो रखे हैं। ठीक है, या फिर कितनी बार उसका संविधान में संशोधन हुआ है प्रस्तावना को लेके। ठीक है, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपको एक दिन में याद नहीं होंगे, इनका क्या होगा, ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही याद रहते हैं। अब जैसे आयरलैंड के बारे में बात पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व, तो इसको आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे तो बातें याद रहेगी। या फिर मौलिक कर्तव्य अगर हमें पता है कि रशिया से लिए हुए हैं, पंचवर्षीय योजना रशिया से ली हुई है, तो इनको बार बार आगे भी डिस्कस करते रहना है। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली हुई है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना ही इनका एक चारा है। ठीक है, उसके बिना याद नहीं रहेगी। तो इस वजह से जो सोर्सेज है मैंने वो आपको एक वीडियो में खत्म नहीं किए थे, वो
ठीक है, अलग अलग मैंने बताया आपको। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एडवोकेट नहीं बनना है, ठीक है, यानी पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़े उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, जो मेन बातें एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, सिर्फ उनको ही मेमोराइज रखना है, ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी सोर्सेज की, कहाँ से, कौन से देश के संविधान से कौन सी चीज हमने ली हुई है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना है स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी देखा होगा आपने, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम में जीएस का पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट था, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे हिम्मत हार जाएंगे, हमने आगे काम करते रहना है। इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं है, यूपीएससी आपके पास है, हम उसमें अपनी पूरी जान लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें, सिलेक्शन होगा होगा। स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंसी के साथ में लगे हुए होते हैं प्रिपरेशन में, तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर हो जाता है, ये भी पक्का है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में यूपीएससी है, उसके साथ साथ और भी आगे एग्जाम्स होते रहेंगे। सबसे पहले जो भी पास में नियरेस्ट एग्जाम है आप उसी पे ध्यान दें, ठीक है। देखिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने स्टडी की, ठीक है, जो कि हमारी एकेडमिक स्टडी होती है, एंड उसके बाद अगर सिलेक्शन भी नहीं हो पाया तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई बेनिफिट नहीं होता है फिर एजुकेशन का। इसलिए एक ही तरीका है कि आप मेहनत पर लगे रहिए और हम कामयाब होंगे जरूर, ये हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो एकेडमिक में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कर जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो उसके अंदर रियली मेहनत के साथ में लगे रहते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजनीतिक विचारधाराएं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, इस तरह का टॉपिक होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आएगा ये, ठीक है। सीधा सीधा क्या होना चाहिए, फैक्चुअल बेस्ड एक दो बातें पूछी जाती है। तो इसमें है पहला टॉपिक, साम्यवाद या फिर वामपंथी विचारधारा। तो साम्यवाद या फिर वामपंथी विचारधारा जहां पर होती है, उस तरह की कंट्री में किस तरह से पॉलिटिकल चीजें गवर्न होती हैं। मतलब इस बात का ये है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो इंडिया है वहां पर क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो अलग अलग देश होते हैं, वहाँ अलग अलग देशों में जो सरकार चलती है, जो राजनीति होती है, वो अलग अलग तरीके से ही होती है, ठीक है। जैसे यूएस यानी कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जो सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में समाहित होती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। तो विश्व के अलग अलग देशों में कौन कौन सी विचारधाराएं होती हैं उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला होता है साम्यवाद या फिर वामपंथी विचारधारा अगर किसी देश में है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या, ठीक है, लक्षण रहेंगे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो साम्यवाद या फिर वामपंथ हमेशा कार्ल मार्क्स से प्रभावित होता है। बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने देखनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें से नहीं पूछा जाता है। और इसके अंदर श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग इसके अंदर प्रमुख होता है, ओके। मैं बताऊंगा इस बात का क्या मतलब है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक होती है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है,
ओनली कम्युनिस्ट पार्टी ही इसके अंदर होती है, कोई भी इसका कंपटीशन नहीं होता। इसमें चीन, वियतनाम और क्यूबा, ये इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। ओके, तो साम्यवाद या फिर वामपंथी से रिलेटेड है। हमने क्या देखा, 2-3 पॉइंट देखे, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि ऐसी राजनीतिक विचारधारा जहां पर साम्यवाद होता है या फिर वामपंथी विचारधारा के अंदर, तो किससे प्रभावित होती है, उसमें ऑप्शन होंगे। तो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होती है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित होती है। ठीक है, यहाँ पर श्रमिक वर्ग का क्या होता है, आधिपत्य होता है। जो श्रमिक वर्ग होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सारे गवर्नमेंट की, ठीक है, जो पॉलिसी होती है, जो पॉलिसी बनती है, उसी से गवर्न होती है, उसी से चलती है। तो श्रमिक वर्ग कहाँ पे प्रमुख होता है, वो कार्ल मार्क्स में या फिर वामपंथ में प्रमुख होता है। इसके अंदर सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी ही होती है और दूसरी कोई पार्टी इसके अपोजिशन में नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसा चाइना में होता है, यानी कि वामपंथ कहाँ पर है, चाइना में। वियतनाम में ऐसा होता है और क्यूबा में ऐसा होता है। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चीन, वियतनाम और क्यूबा में किस तरह की विचारधारा होती है, वामपंथी या फिर साम्यवाद की विचारधारा वहां पर, ठीक है, होती है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र का निषेध होता है इसके अंदर। ठीक है, या फिर सीमित अधिकार होते हैं इसको। ठीक है, तो एक ऐसी विचारधारा जहां पर निजी क्षेत्र को सीमित अधिकार होते हैं या फिर उसका निषेध होता है। कहां पर होता है, साम्यवाद में या फिर वामपंथ में ऐसा होता है। अभी मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी ही ओनली क्या होता है, एक सिंगल, केवल राजनीतिक दल होता है। कोई दूसरा राजनीतिक दल साम्यवाद में या फिर वामपंथ में नहीं होता। वामपंथी विचारधारा में एक केवल राजनीतिक दल कौन सा होता है, वो होता है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी। आगे है महासचिव और दूसरा होता है उप महासचिव। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, कि महासचिव बता दो कौन होता है। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री और देश का, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष, देश का जो राष्ट्राध्यक्ष रहेगा वो क्या रहेगा, महासचिव होता है। ठीक है, चलिए एक और इसके अंदर है कि नागरिकों को मताधिकार, इस तरह की विचारधारा में नहीं होता क्योंकि पार्टी तो एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए, सो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विचारधारा, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि राजनीतिक विचारधारा कैसे विश्व में जो अलग अलग देश हैं उन अलग अलग देशों में किस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है या फिर किस तरह से जो सरकार की शक्तियां हैं समाहित होती है। तो साम्यवाद या फिर वामपंथी विचारधारा के अंदर कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। ठीक है, जो साम्यवादी विचारधारा होती है फिर वामपंथी विचारधारा होती है वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित होती है। सीधा सीधा फैक्चुअल बेस्ड पता होना चाहिए। इसके अंदर श्रमिक वर्ग, जो मजदूरों का वर्ग होता है, वो प्रमुख होता है साम्यवाद में या फिर वामपंथी विचारधारा में। कम्युनिस्ट पार्टी ओनली एक ही पार्टी होती है जो कि एक ही सिंगल राजनीतिक दल होता है, कोई दूसरा राजनीतिक दल या फिर पार्टी, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी एक्सेट्रा, कोई दूसरी पार्टी नहीं होती, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी होती है। उदाहरण क्या है, चीन है, वियतनाम और क्यूबा, ये तीनों ऐसी कंट्री है जहां पर साम्यवाद या फिर वामपंथी विचारधारा होती है, पाई जाती है। आगे क्या है, निजी क्षेत्र के अंदर क्या है, को अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसके अंदर सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है, जो राजकीय क्षेत्र होता है, उसी को सारे अधिकार मिले हुए होते हैं। या फिर सीमित अधिकार का मतलब ये है बहुत कम अधिकार होते हैं, वो भी किसके थ्रू मिले हुए होते हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर के थ्रू इनको दिए जाते हैं। तो निजी क्षेत्र का क्या होता है, निषेध होता है, यानी निजी क्षेत्र के पास उतनी पावर्स नहीं होती है यहाँ पर
बिल्कुल नहीं होते हैं या फिर सीमित पावर होती है, वो भी जो पब्लिक सेक्टर है, जो ठीक है एक सहकारी क्षेत्र है, उससे कुछ सीमित अधिकार निजी क्षेत्र को मिले हुए होता है। चलिए, महासचिव कौन होता है? देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वहां पर उसका महासचिव होता है, और उप महासचिव कौन होता है? पीएम यानी कि वहां का प्रधानमंत्री। ठीक है। नागरिकों को मताधिकार यहाँ नहीं होते, अपने देश में होते हैं नागरिकों को मताधिकार। ठीक है, जैसे इंडिया में आप वोट कर सकते हैं हर 5 साल में, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी विचारधारा जो साम्यवाद या फिर वामपंथी होती है, वहाँ पर नागरिकों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम जो आगे बात कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स के बारे में, यानी वामपंथी विचारधारा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो पूरे वर्ल्ड में अध्यक्षात्मक प्रणाली भी एक विचारधारा होती है, इसको राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, वैसे ही कुछ कंट्रीज में अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी फिर राष्ट्रपति प्रणाली भी होती है। तो इसकी विचारधारा किस तरह से होती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर राज्य तथा सरकार, इन दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति रहेगा, ऑब्वियसली राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अगर इस विचारधारा के बारे में पूछा जाता है अध्यक्षात्मक या फिर राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में, तो इसका प्रमुख कौन होता है? राज्य तथा सरकार का दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सरकार और राष्ट्रपति इन दोनों की अगर बात करें इस विचारधारा के अंदर, तो ये दोनों ही पार्लियामेंट यानी कि संसद से स्वतंत्र होते हैं। ओके, अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर राष्ट्रपति प्रणाली में। अब इसके एग्जांपल, तो यूएस एंड ब्राजील, इसके क्या है एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसी तरह की शासन प्रणाली यानी कि राजनीतिक विचारधारा पाई जाती है। विधायिका के लिए उत्तरदायी, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पर उत्तरदायी नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो हमने पीछे सीखा था वामपंथी विचारधारा के बारे में, अब है अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर राष्ट्रपति प्रणाली। तो ऐसा कहाँ पे होता है? यूएसए यानी कि अमेरिका और ब्राजील में यही प्रणाली लागू होती है। ठीक है, इसी के हिसाब से सारी राजनीतिक विचारधाराएं चलती हैं। तो राज्य तथा सरकार दोनों मिलाकर, ठीक है, इन दोनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति में सबसे ज्यादा पावर्स होती है। आपको पता होगा यूएसए के राष्ट्रपति जो भी होते हैं, जो कि 4 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो उन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर है। कहाँ पर? यूएसए में। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार और राज्य दोनों की शक्ति किसमें समाहित होती है?
प्रमुख दोनों का कौन होता है? दोनों का राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे वैसे तो रियल हेड होता है, लेकिन यहाँ पर रियल हेड कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है, जैसे कि आप देखते हैं यूएसए के एग्जाम्पल में। तो सरकार और राष्ट्रपति दोनों के दोनों संसद से होते हैं स्वतंत्र, ठीक है ना। ये अपना डिसीजन ले सकते हैं अध्यात्मक प्रणाली में, या फिर जिसको राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। ऐसी अगर राजनीतिक व्यवस्था है तो ऐसी व्यवस्था के अंदर सरकार और राष्ट्रपति दोनों संसद से स्वतंत्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट याद रखना है। तो संसद से स्वतंत्र सरकार तथा राष्ट्रपति दोनों कहाँ पाए जाते हैं? अध्यक्षात्मक प्रणाली में या फिर राष्ट्रपति प्रणाली में। अब यूएसए और ब्राजील, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ब्राजील के अंदर भी और यूएसए के अंदर भी कैसी प्रणाली पाई जाती है? अगर पूछा जाता है तो अध्यक्षात्मक प्रणाली पाई जाती है या फिर राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है। आगे है प्रेसिडेंट जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है, विधायिका के लिए उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है। तो एक ऐसी प्रणाली जहां पर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट विधायिका के लिए उत्तरदायी ना हो, ठीक है। ऐसा कहां पर होता है? अध्यक्षात्मक प्रणाली में या फिर राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा होता है, ठीक है। डायरेक्टली सीधे फैक्ट बेस याद रखना है। मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट्स इसके बारे में। अब कैसे जो राज्य और सरकार है उनका दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, मतलब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन सीधा सीधा बस फैक्ट बेस पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में जब आप बीए की डिग्री करते हैं, ठीक है, पॉलिटी के अंदर, तो वहां पर इस तरह का टॉपिक आता है, ठीक है। बट वहां पे तो पूरा डिटेल में, ठीक है। यहाँ उतनी डिटेल में नहीं रहेगा, यहाँ पे सीधा सीधा आपको फैक्चुअल बेस्ड पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं चलो दोबारा से। अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर राष्ट्रपति प्रणाली में जहां पर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है, वहां पर राज्य तथा सरकार दोनों का ही प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यूएसए में ये वाली प्रणाली चलती है, ठीक है। सरकार और राष्ट्रपति दोनों ही संसद से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी कि संसद उनके ऊपर अपना ऑर्डर, अपना आदेश नहीं चला सकती। सरकार और राष्ट्रपति दोनों ही इससे गवर्न होते हैं, राष्ट्रपति की मर्जी से गवर्न होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो संसद से स्वतंत्र होते हैं सरकार तथा राष्ट्रपति दोनों, किसमें? अध्यक्षात्मक प्रणाली में या फिर राष्ट्रपति प्रणाली में। एग्जाम्पल इसका क्या है? यूएसए इसका एग्जाम्पल है या फिर ब्राजील इसका एग्जाम्पल है। दोनों के अंदर क्या होती है? अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर राष्ट्रपति प्रणाली इसमें पाई जाती है। प्रेसिडेंट विधायिका के लिए उत्तरदायी इसके अंदर नहीं होता, यानी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति विधायिका के लिए उत्तरदायी नहीं होता। कहां पर नहीं होता? अध्यक्षात्मक प्रणाली में या फिर किसमें? राष्ट्रपति प्रणाली में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उसके आगे चलते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब से पहले हमने पढ़ा था पूर्ण अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं इसको। अब है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो इसके अंदर स्टूडेंट पीएम और मंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है। तो अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर क्या होता है? पीएम और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल संसद के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है जी? यहाँ पर प्रेसिडेंट राष्ट्र का प्रमुख होता है। एक होता है पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ये सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि सरकार से रिलेटेड सरकारी डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के अनुसार लिए जाते हैं, ठीक है।
एक और बात यहाँ पे कि सत्ता का संतुलन राष्ट्रपति के फेवर में, उसके पक्ष में अधिक होता है। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यहां पर फ्रांस और रसिया, यानी कि फ्रांस और रूस के अंदर ये प्रणाली पाई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो इस तरह की शासन व्यवस्था, इस तरह की राजकीय व्यवस्था जहां पर पाई जाती है, विचारधारा पाई जाती है, वहां पर पीएम और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। यानी फ्रांस के अंदर और रशिया के अंदर यही पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वहां का प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट को नियुक्त करता है। इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। यानी पूरी तरह से प्रेसिडेंट इसका प्रमुख नहीं रहेगा, शक्तियों का बंटवारा होता है यहाँ पे। दूसरा इसके अंदर पॉइंट क्या है? ये तो फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट इज मंत्रिमंडल संसद के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी अध्यक्षात्मक में क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा यहाँ पे, लेकिन अभी अर्धाध्यक्षात्मक में क्या है? ठीक है, कि मंत्रिमंडल जो होता है वो संसद के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अंदर आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, यानी देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति। ठीक है, तो उसी तरह से प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री क्या होता है? यहाँ पे सरकार का प्रमुख होता है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इंडिया के ऊपर भी लागू होती है, आगे आएगा अभी। ठीक है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग या फिर भारत के जो राजनीतिक ढांचा है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें अर्ध अध्यक्षात्मक में भी लागू होती हैं। सत्ता का संतुलन प्रेसिडेंट के पक्ष में ज्यादा होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा डिसीजन जो प्रेसिडेंट और सरकार दोनों के बीच में हो, यानी प्राइम मिनिस्टर के बीच में हो, तो प्रेसिडेंट के पक्ष में जो सत्ता होती है उसकी पावर प्रेसिडेंट के पक्ष में ज्यादा होती है, क्योंकि इसका नाम ही अर्ध अध्यक्षात्मक है। यानी जो प्रेसिडेंट होगा वो ज्यादा वैल्यू रखेगा। यहाँ पे अध्यक्षात्मक का मतलब क्या था? यानी कि जो राष्ट्रपति प्रणाली थी। यहाँ पे जो अर्ध अध्यक्षात्मक है ये, तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट का पक्ष होता है वो ज्यादा भारी होता है। सत्ता का संतुलन प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पक्ष में अधिक होता है, ये मतलब है इसका। फ्रांस और रसिया, ठीक है, यानी कि फ्रांस जो कंट्री का नाम है और रसिया यानी कि रूस, सोवियत संघ। ठीक है, इन दोनों के ही अंदर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली की विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए कि अर्ध अध्यक्षात्मक पे क्या एग्जाम्पल है। तो फ्रांस और रसिया यानी कि रूस, दोनों के अंदर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली पाई जाती है, जहां पर क्या है? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल संसद के लिए उत्तरदायी होता है यहाँ पर। ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि प्रधानमंत्री कहते हैं जिसको। सत्ता का संतुलन में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पक्ष में सत्ता का संतुलन अधिक पाया जाता है यहाँ पर। और फ्रांस और रसिया, फ्रांस और रूस इसके क्या है? अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के उदाहरण। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया है अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में। अब नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली। तो इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था अगर कहीं पर पाई जाती है, उसके क्या क्या उसके लक्षण होते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका एग्जाम्पल है इस तरह का। तो यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के बारे में
पीएम और मंत्री परिषद दोनों मिला के यहाँ क्या होते हैं, ज़्यादा पावरफुल रहेंगे फिर ये, तो वास्तविक शक्तियाँ इन्हीं के पास होती हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है इसके अंदर। ओके, तो संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल रहेगा फिर। तो इसी वजह से इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, इसका जो एक लक्षण है, प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति रहेगा वो नाम मात्र का प्रमुख होता है इसके अंदर, ठीक है। यानी प्रमुख तो है लेकिन उसके अंदर उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती, वो संसद के पास होती है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इनके पास ही वास्तविक शक्तियाँ होती है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है। राष्ट्रपति या फिर अध्यक्षापन प्रणाली नहीं है इसका नाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरकार संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है उसके लिए सरकार उत्तरदायी होती है, क्योंकि इसी वजह से इसको संसदीय प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। आगे लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र। लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र प्रकार की प्रणाली अगर किसी देश में है तो उसके अंदर क्या होता है देख लेते हैं। वयस्क मताधिकार से चुनाव, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसके अंदर प्रतिनिधि जो रहेगा, ठीक है, प्रतिनिधि क्या करेगा, कार्य परिषद का संचालन, ठीक है, प्रतिनिधि करता है इसके अंदर। किसके अंदर, लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र के अंदर। सो इंडिया और नेपाल, इन दोनों के एग्जाम्पल यही है, ठीक है, प्रजातंत्र। जैसा पहले भी हमने आपको बताया और अक्सर ये चीज़ बोली जाती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि यहाँ पर जो इंडिया है यानी कि भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र है। तो जिन देशों में प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र प्रकार की विचारधारा पाई जाती है, राजनीतिक विचारधारा, तो वहाँ पर क्या होता है, वयस्क मताधिकार से चुनाव होता है। यानी कि अगर 18 ईयर्स के आप हैं तो आप चुनाव कर सकते हैं अपने प्रतिनिधि का, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। और प्रतिनिधि क्या करता है, हमें चुने जाने के बाद में कार्य परिषद का संचालन करता है। आपने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, यानी कि इलेक्ट कर दिया, इलेक्ट करने के बाद में वो क्या करेगा, कार्यपालिका का हेड रहेगा। तो कार्य परिषद का संचालन कौन करता है, जो आप प्रतिनिधि चुनते हैं वो करता है। तो इस तरह की व्यवस्था कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में और नेपाल में इस तरह की दोनों जगह पे व्यवस्था पाई जाती है, जिसको लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र कहते हैं। तो इंडिया क्या है, प्रजातंत्र है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र राजनीतिक विचारधारा जहां पे पाई जाती है, इसके अंदर होता है प्रमुख का चयन, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जी एग्जाम्पल। तो इंडिया और नेपाल इसके एग्जाम्पल है। तो
एक ऐसा राष्ट्र जिसको गणतंत्र कहा जाता है वो कौन होता है? हमारे यहाँ पे गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है इसीलिए क्योंकि ठीक है 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पे जो संविधान था वो लागू हो चुका था। तो गणतंत्र कौन सा राष्ट्र होता है जहाँ पर प्रमुख का चयन या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में हम अपने प्रमुख का चयन करते हैं। तो इंडिया और नेपाल ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, दोनों क्या है ये गणतंत्र की कैटेगरी में आते हैं। आ गया राजतंत्र। तो राजतंत्र जहां पे रहेगा वहां पे राजा का हुक्म चलेगा, ठीक है, मोनोपोली देगी। इसके अंदर होता है आनुवंशिक प्रमुख। तो मैंने बताया ना आपको कि राजतंत्र क्या है कि राजा की मर्जी चलेगी, तो एक फैमिली होती है वो उसी के अकॉर्डिंगली सारा कुछ होता है। तो यूएई और ब्रिटेन में ऐसा होता है, वहां पर क्या पाया जाता है? राजतंत्र पाया जाता है। और साथ साथ में जापान के अंदर भी यही व्यवस्था होती है। चलिए एग्जाम्पल भी थोड़ा बता होना चाहिए। एक तो होता है गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं जैसे, तो किस लिए मनाते हैं? क्योंकि प्रमुख का चयन या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, जनता उसको एक्ट करती है। गणतंत्र कहाँ पे पाया जाता है? जहां पर प्रमुख का चयन प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इंडिया और नेपाल दोनों इसके एग्जाम्पल है किसके? गणतंत्र के, ठीक है। अब राजतंत्र क्या है? यानी कि जहाँ पे राजा की मर्जी चलेगी। तो आनुवंशिक प्रमुख होता है यहाँ पर। इस बात का मतलब ये है कि एक फैमिली होती है, राजा की फैमिली, उसी के जो ठीक है आगे ऑफस्प्रिंग है, आगे जो उसके वंशज है वही वहां पर प्रमुख होते हैं। तो यूएई यानी कि कहाँ पर? एमिरेट में, ठीक है, यूएई जहाँ पर, ठीक है, एमिरेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, वहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। और ब्रिटेन का मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वहाँ पर भी राजतंत्र पाया जाता है। और जापान के अंदर भी राजतंत्र पाया जाता है। इस बात का मतलब ये है कि वहाँ पे राजा की एक फैमिली होती है और उसी के वंशज क्या बनते हैं, आगे चल के प्रमुख बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अधिकार क्षेत्र। तो अधिकार किसका रहेगा? जिसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर किस तरह से चलती है राजनीतिक व्यवस्था? राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति ब्रिटेन की महारानी करती है यहाँ पर, ठीक है। तभी तो अधिकार क्षेत्र है वो, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का क्या होता है? आधिपत्य होता है, अधिकार होता है। और नेक्स्ट पीएम एंड मिनिस्टर जो रहते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, इनका चुनाव कौन करती है? जनता चुनाव करती है इनका, ठीक है, जनता इनको चयनित करती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा 3 एग्जाम्पल है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा इसके एग्जाम्पल्स हैं कहाँ के? अधिकार क्षेत्र के। चलिए तो बिल्कुल सिंपल सा है। अधिकार क्षेत्र का मतलब जहां पर अधिकार होता है। अधिकार किस करेगा? यूके करेगा, यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन की महारानी जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चयन करती है, नियुक्त करती है, जो वो क्या होता है? अधिकार क्षेत्र कहते हैं उसको। जैसे हमारे यहाँ पर गणतंत्र है, इंडिया एक गणतंत्र है, और ये क्या होता है? अधिकार क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी राष्ट्राध्यक्ष को चयनित करती है, उसको नियुक्त करती है, ठीक है, अपॉइंट करती है उसको। पीएम और मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं उनका चुनाव कौन करती है? जनता उनका चयन करती है। चलिए एग्जाम्पल क्या क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है किसके? अधिकार क्षेत्र के। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अधिकार क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, ये विचारधारा कहाँ पर पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अधिकार क्षेत्र पाया जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है, कनाडा के अंदर पाया जाता है। जिसका मतलब ये है कि ब्रिटेन की महारानी वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का चयन करती है, 5 राष्ट्राध्यक्ष को, ठीक है, नियुक्त करती है। और पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जो अंदर मंत्री होते हैं, उनके सबका जनता द्वारा चयन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में यहीं तक। अब हम इसके आगे कल बात करेंगे। थैंक यू।